नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है नेहल मोदी। दोस्तों, साल 2025 शुरू हो चुका है। 15 जनवरी भी बीत चुकी है और अब शुभ मुहूर्त होने की शुरुआत हो चुकी है। 2025 के ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिस पर देश और दुनिया की नजर बनी हुई है, तो आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने विश्लेषक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार श्री वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसे हम बात करते हैं 2025 के, जिस पे पूरी देश और दुनिया की नजर है, तो कल ही जो एक घटना बनी जिस पर अभी पूरे देश भर में वो वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। अदानी के तो शहरों में भी उछाल आ गया है। और जैसे हम जानते हैं कि हिंडनबर्ग और अदानी कुछ समय से कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक बार दोबारा वो शुरू हो चुकी है। क्या है मामला और क्या वजह होगी कि कंपनी अचानक ऐलान करती है कि अभी हम अपना धंधा समेट रहे हैं। इसके बैकग्राउंड में थोड़ा बाद में आएंगे। पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सन 2025 में देश और दुनिया में क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है। जी जी जी। जैसे 3 दिन बाद राष्ट्रपति ट्रंप फिर से बन जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन जाएंगे और ये उनका दूसरा और आखिरी कार्यकाल होगा। अच्छा। इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। तो उन्होंने पहले से घोषणा कर दी है कि बहुत सारी घोषणा की उन्होंने, ये करूंगा वो करूंगा। तो निश्चित रूप से अमेरिका में और अमेरिका के साथ साथ पूरे दुनिया में जियो पॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। नंबर 1। दूसरा, कनाडा में इलेक्शन होने वाले हैं इसी साल। तो कनाडा का जो मामला हम सब जानते हैं कि वो कनाडा को 51वां राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को फिर से अपने पास मतलब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिको के साथ उनके संबंध कैसे रहेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैक्सिको भी विरोध कर रहा है। फिर चाइना के साथ। तो ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं ये ट्रंप के आने के साथ एक साल में ही हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा जी। इसके अलावा दुनिया के दूसरे देशों में आप देखिए कि बांग्लादेश में क्या क्या परिवर्तन होंगे, पाकिस्तान में क्या क्या परिवर्तन होंगे। और अब हम थोड़ा सा यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में फ्रांस में बड़ी स्थिति खराब है। जर्मनी में चुनाव होने वाले हैं। फ्रांस में अगले साल चुनाव है। ये मोटी मोटी विश्व की घटनाएं हैं। हम भारत के बारे में आते हैं। भारत में हम जानते हैं कि सबसे बड़ा महाकुंभ मेला शुरू हो गया है 13 तारीख से। 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है वहां पर, और अभी ही वहां पर 4-5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। एक बड़ी घटना है ये। दूसरा, आप देखिएगा कि मिल्कीपुर में चुनाव होने वाला है, जो उत्तर प्रदेश की अयोध्या की सीट है, अयोध्या जिले की। वहां पर बड़ी जोरदार टक्कर होगी। और अगर जो ट्रेंड हमने देखा है योगी आदित्यनाथ के पिछले कुछ महीनों में, कि महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ, जहां पर हिंदुत्व की लहर फिर से जबरदस्त तरीके से आई, तो उसको देखना होगा कि क्या वो अयोध्या में भी वो लहर बनी रहती है। दूसरा ये। तीसरा, जो आपने जैसे बताया हिंडनबर्ग का, बताता हूँ। हिंडनबर्ग का जहां तक हम जानते हैं, ये कोई ऐसी फाइनेंशियल कंपनी नहीं थी। ये एक तरह से जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी को किराए पे लेना, खूनी किराए पे लेने वाला क्या कहते हैं उसको। तो ये उस तरह की कंपनी थी। ये 2017 में बनी थी और जॉर्ज सोरोस ने इसको बनवाया था। वो काफी फाइनेंस किया था। और इसका जो फाउंडर अभी 2 दिन पहले, वो परसों ही वो अपनी दुकान बंद करके चला गया। उसने घोषणा कर दी, क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं वो इस पर जांच की मांग कर रहे थे और ये घबरा गया है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि अब ये मैं बचने वाला नहीं हूँ। लेकिन इसने 2 साल में भारत का बहुत नुकसान किया है। हम सब जानते हैं, खास तौर से अडानी ग्रुप के शेयर्स को जो जिस तरह से नुकसान किया है। देखिए, बहुत सारी कंपनियां होती है जिसमें कई तरह के अकाउंट रिकंसाइल होते रहते हैं। इस साल के अकाउंट अगले साल रिकंसाइल होता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। पर इसने जिस तरह से उसको मतलब सो कॉल्ड एक्सप्लोर करने की कोशिश की, उसके कारण अडानी के शेयर्स में मतलब 2 बार उसने अटैक किया। 1 जनवरी 2023 में और 1 24 में फिर से अटैक किया अडानी ग्रुप पर। उसके कारण $150 अरब की अडानी ग्रुप को, मतलब इन्वेस्टर्स को, वो नुकसान हुआ है, भारत के इन्वेस्टर्स को। हाँ, इसका क्या परिणाम हुआ है कि जो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। देखिए, भारत में
अडानी ग्रुप अकेला ऐसा ग्रुप है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा काम कर रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छी हो जाएगी तो भारत की इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ेगी। इसको रोकने के लिए ये हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी। और हिंडनबर्ग के जितने सपोर्टर्स हैं भारत में, जॉर्ज सोरोस के राहुल गांधी पर भी इस तरह के आरोप लगे हैं। और ये बात विपक्ष के बहुत सारे लोगों को समझ में आ गई है कि राहुल गांधी गलत आरोप लगा रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। कि एक अलग मुद्दा है वो। चर्चा भी ये भी जा रही है कि जैसे अगर हिंडनबर्ग बंद हो रहा है तो मतलब सीधी उसकी असर मोहब्बत की दुकान पे भी पड़ेगी। मोहब्बत की दुकान तो पहले ही बंद हो गई है, मतलब उस पर तो ताला लगना बाकी है, दुकान में तो कुछ माल बचा नहीं है कि छोड़िए उसको। हिंडनबर्ग का जहां तक सवाल है, ये अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के इकोसिस्टम का हिस्सा था। एक बात समझिए, जॉर्ज सोरोस इसके एक फाइनेंसर थे और भी दूसरे इस तरह के लोग थे जो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक थे और इसके सपोर्टर्स थे हिंडनबर्ग कंपनी के। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम था उसका। रिसर्च नहीं है वो एक तरह से हैचेट जॉब अंग्रेजी में कहते हैं जिसको, कि वो किराए के जैसे हत्यारे होते हैं ना, वो हत्या करने की कोशिश करते थे वो। तो इस सुपारी लेने वाले सुपारी बाज है वो, डेमोक्रेटिक पार्टी का सुपारी बाज था। आप संक्षेप में आपने बिल्कुल सही कहा। तो सुपारी लेके उसने अडानी ग्रुप पर हमला किया और अब उसको समझ में आ गया कि रिपब्लिकन पार्टी की जब नई सरकार आ रही है तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए वो अपनी दुकान बंद करके भाग गया। और देखिए उसका असर क्या हुआ। समय भी देखिए 20 तारीख को जब शपथ होने वाली, हाँ 3 दिन पहले उसने किया ये। और आगे भी जब देखा जाए तो ऐसे जब शेयर लॉन्च होने वाले होते थे, जब आईपीओ लॉन्च होने वाला, उसकी 2 या 3 दिन पहले ऐसा करते थे। एक मजेदार बात यह है कि वो अपने आप को कहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है वहां पर वो सरकार को पलटने की कोशिश करते हैं। अच्छा। बांग्लादेश का उदाहरण देखिए, भारत में भी यही चाहते थे वो। बांग्लादेश में वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन हसीना जब दोबारा सत्ता में आ गई पिछले साल जनवरी फरवरी में, तो उन्होंने उसको मुस्लिम जो जमात इस्लामी के थ्रू उनको टॉपल कर दिया। भारत में वो यही कोशिश नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर रहे थे। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी विदेशों में डेमोक्रेसी चाहती है, वो विदेशों में डिक्टेटरशिप चाहती है। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि जो अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी कहलाती है वो दुनिया में सबसे ज्यादा डिक्टेटरशिप लाने की कोशिश करती है वो। और ये हिंडनबर्ग उसी का हिस्सा थे। ये एक तरह से कह सकते हैं कि भारत या भारतीय या अपने जो इन्वेस्टर है उसके लिए राहतपूर्ण। हाँ, कल परसों हमने कल देखा हमने कि अडानी ग्रुप के शेयर्स में काफी उछाल आया है। और वैसे भी पिछले 1.25 साल में 1.5 साल में अडानी ग्रुप ने धीरे धीरे अपनी पोजीशन फिर से मजबूत कर ली है। और उसके जो इन्वेस्टर्स है वो उनको जितना नुकसान हो चुका था वो ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्हें नुकसान नहीं हुआ है। उसके बाद नुकसान नहीं हुआ। जी। अच्छा, एक दूसरा जो टॉपिक है, जो बाइडन उनकी फेयरवेल स्पीच हाल ही में दी गई, क्योंकि वो अंतिम भाषण जिसे हम कहते हैं, और अब तो 20 तारीख को वहाँ के प्रेसिडेंट बदल जाएंगे। तो अंतिम स्पीच में जो उन्होंने कहा है, करीब 15 से 20 मिनट की स्पीच, क्या मायने रखती है? वो कहते हैं ना, जाते जाते भी वो ट्रंप को लात मार के जाना चाहते थे, क्योंकि उनको इस बात का बड़ा दुख है कि वो दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। उनकी अपनी पार्टी के कारण नहीं बन पाए और उनकी अपनी हेल्थ के कारण नहीं बन पाए। सबसे बड़ा कारण यह, और उनको बराक ओबामा से भी बड़ी खुन्नस है, क्योंकि बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो जो बाइडन उपराष्ट्रपति थे, और बराक ओबामा को मालूम था कि ये आदमी ज्यादा ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तब भी गलतियां करते थे वो। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, वो राष्ट्रपति बन गए, और उसके बाद भी उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया ऐसा नहीं है। उनको सेकंड टर्म वैसे भी नहीं मिलना था, पर उनकी अभी भी इच्छा थी। कल परसों ही उन्होंने कहा कि मैं चाहता तो जीत सकता था, मुझे बनाया जाता तो मैं जीत सकता था। यानी उनकी इच्छा तो थी वो कि वो दोबारा बने। अब स्थिति ये है कि अगली बार जब भी चुनाव होंगे 4 साल बाद, तो इन दोनों में से कोई भी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेगा, क्योंकि ट्रंप का दूसरा टर्म पूरा हो जाएगा। और वहां पे तो जो बाइडन को दूसरा टर्म मिला नहीं है, तब तक जो बाइडन में 85-86 साल के हो चुके होंगे। अभी उम्र के हिसाब से भी कमला एक बार हार चुकी है, तो शायद उनको दोबारा नहीं बनाया जाए। इसका मतलब है कि अगली बार
डेमोक्रेटिक पार्टी में भी और रिपब्लिकन पार्टी में भी हमें नए उम्मीदवार देखने को मिलेंगे, कैंडिडेट नए बिल्कुल नए मिलेंगे दोनों पार्टी। जी जी बिल्कुल सही है। एक बात ये भी है कि सर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, काफी समय से हम देख रहे हैं कि जो समर्थक थे इमरान खान के, उनकी सीधी मांग थी कि वे उनको रिहा करो रिहा करो। अब एक और उलझन आ गई है और वो ये है कि इमरान खान को जो कोर्ट है वहाँ 14 साल की सजा हुई है, सजा दी है। तो क्या ये मामला है, और मतलब जो उनके फैंस है इमरान खान के, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, और मान सकते हैं कि मतलब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है दोबारा मतलब आने की, या फिर कोई कैंडिडेट बदल के सत्ता पर आए, क्या संभावना है? एक मजेदार बात बताओ, मजेदार कहिए या दुखद कहिए कि इमरान खान भी जो बाइडेन प्रशासन के शिकार है। अच्छा जी, उसके डिटेल में जाना ठीक नहीं है, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। जो बाइडेन की सरकार में ही के ही कारण इनके पाकिस्तान के संबंध बिगड़े, मतलब इमरान खान के। और इमरान खान आज जेल में है पिछले 1-1.5 साल से, और उनका करीब 150 मुकदमे चल रहे हैं। अच्छा जी, तो अभी जो आपने तो बताया कि वो उनको 14 साल की सजा हुई है, अब इसमें क्या किसी कोर्ट से उनको जमानत मिल जाएगी तो किसी दूसरे मुकदमे में उसको फंसा दिया जाएगा, जिन्हें उनको वापस बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान की एक खासियत है या दुखद बात है ये कि वहाँ का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रिटायर होकर आराम से नहीं बैठता, या तो वो मार दिया जाता है, या वो जेल में होता है, या वो देश छोड़ के भाग जाता है, देश निकाला कर देता है। उसमें कोई भी आपको रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर शायद ही कोई दिखेगा जो शांति से घर में रिटायर होकर बैठा हो। ये पाकिस्तान का दुर्भाग्य है। की बात करें तो जैसे बेनजीर भुट्टो जिनकी मार दी गई, हाँ, उनके पिता, उनको फांसी दी गई थी। बिल्कुल, तो ऐसे 1-2 लोग हैं, लेकिन उनका वो जो है ना स्टैंप, रबर स्टैंप जैसे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहे हैं, वो 2-4 हैं, लेकिन हम उनका नाम भी नहीं जानते। बाकी जो भी मशहूर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पाकिस्तान के हुए हैं, उनमें से कोई भी पाकिस्तान में अभी आज रहता नहीं है। या तो मर चुका है, या वो जेल में है, या वो विदेश भाग गया है। नवाज शरीफ बड़ी मुश्किल से भाग गया है, 3-4 साल बाद आया। पाकिस्तान में ऐसे कोई लीडर नहीं है जिनके उदाहरण ना मिले, जी, हर एक का यही बिल्कुल होता है। अच्छा सर, हाल ही में जो दक्षिण कोरिया से जो समाचार है, साउथ कोरिया में जापान में लगा कि हाँ ही विश्व में ऐसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है जिनके रिटायर होने के बाद कुछ मुकदमे चलते हैं। ये सिटिंग प्रेसिडेंट के तौर पे उसको जो अरेस्ट किया गया था, वो क्या मामला है? देखिए, प्रेसिडेंट यून जो वहाँ के हैं, ये शायद तीसरे या चौथे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको मुकदमे चले हैं, जिनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन ये शायद सिटिंग प्रेसिडेंट है। ये पहला किस्सा है जहां तक मुझे मालूम है। और 3 जनवरी को भी वहां की जो एंटी करप्शन एजेंसी है वो अरेस्ट करने इनको गई थी। अच्छा, लेकिन प्रेसिडेंट के जो बॉडी गार्ड थे, उनकी जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने उनको घुसने नहीं दिया। अभी कल परसों की बात है, वो फिर से दोबारा उनको अरेस्ट करने गई, और इस बार 5000 लोगों की फोर्स लेके गई वो। अच्छा, तब जाके उन्होंने सरेंडर किया प्रेसिडेंट यून ने। अच्छा, मुकदमा जो उन पर चलेगा वो तो ठीक है, इम्पीचमेंट उनका हो चुका है, 4-5 प्रेसिडेंट्स का इम्पीचमेंट हो चुका है। दक्षिण कोरिया बड़ा विचित्र देश है, जहां तक टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का सवाल है वो बहुत आगे है, लेकिन पॉलिटिक्स में वहां पर अभी भी जैसे वंशवाद जैसा है। तो ये जो प्रेसिडेंट यून है, इनको अपनी पत्नी की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इनकी असल में जो करप्शन के आरोप लगे हुए इनकी पत्नी पर लगे थे, हाँ। जिनका डायरेक्टली तो कोई, तो इन्होंने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की। देखिए, समस्या क्या होती है कि जब भी कोई पॉलिटिशियन ऊंचे पद पर बैठ जाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो उसके पति या पत्नी जो भी है वो अपने आप को उनसे ऊपर समझने लगते हैं। इनकी पत्नी ने बहुत पैसा कमाया, बहुत खर्च किया, तो इसमें वो पकड़ी गई और ये उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इनका इम्पीचमेंट हुआ। ये इम्पीचमेंट के बाद में ये पार्लियामेंट को सही बात बताने के रूट चूक गए, तो इसलिए इन पर मुकदमा हुआ। मुकदमे के बाद में इनको अरेस्ट किया गया। सिटिंग प्रेसिडेंट अरेस्ट होता है, ये शायद दुर्लभ घटना है। हाँ, दुर्लभ घटना है और चिंता का विषय भी है एशिया में ये घटना बनी। जी, और आखिर में देखा जाए इजराइल की बात करते हैं। इजराइल जिस प्रकार से पैलेस्टाइन के साथ
पीस टॉक की बात कर रहा था, सीज फायर की बात कर रहा था, पर मतलब एक दिन भी वो नहीं रहा और अभी न्यूज आई कि करीब 70 लोग करीब मार दिए गए। क्या है ये? देखिए, ये 7 अक्टूबर 2023 से ये युद्ध चल रहा है। युद्ध हम सब जानते हैं, हमास के आक्रमण से शुरू हुआ। हमास ने 1200 लोग की हत्या की इजराइल, और इजराइल ने अब तक करीब 47,000 लोग 45-47,000 लोग एक साल सवा साल में मार दिए हैं। उसके बावजूद ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो बाइडन, जो जाते जाते उनको लगता था कि मैं एक काम कर दूं कम से कम जिसके कारण मुझे लोग याद रखें, क्योंकि बाकी तो उनको याद रखने वाले कोई है नहीं कि आपने क्या किया। तो उन्होंने कोशिश की जैसे तैसे, उन्होंने ये उनको भी मालूम है कि ज्यादा दिन चलेगा नहीं, लेकिन हर व्यक्ति अपने लिए एक सर्टिफिकेट चाहता है। बिल्कुल। तो वो सर्टिफिकेट के चक्कर में थे। इजराइल उसको रेजिस्ट कर रहा था। इजराइल नहीं चाहता था कि ये युद्ध रुके इतने, क्योंकि वो उसके जो उद्देश्य है वो पूरे नहीं हुए। हमास अभी तक जिंदा है, तो जब तक वो हमास को खत्म नहीं कर देगा तब तक वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका का इतना दबाव था बाइडन प्रशासन का कि उसने कहा कि ठीक है, कर देता हूं मैं। अब मजेदार बात यह है कि अगर ये डील होती भी है, देखिए इजराइल की कैबिनेट अभी तक इस पर मतलब एग्री नहीं हुई है। अच्छा। मतलब इजराइल की गवर्नमेंट नहीं चाहती, अमेरिका चाहता है ना, बाइडन प्रशासन चाहता है, लेकिन इजराइल की गवर्नमेंट नहीं चाहती। अब उसमें शुरुआत होगी 19 तारीख से। अगर डील हो भी जाती है तो पहली शुरुआत होगी 19 तारीख से। क्या हमास करीब 100 के करीब अभी भी वहां पर इजराइल के बंदी हैं, क्या उनको छोड़ देगा 19 तारीख को? कि पहली शर्त यही है, 19 तारीख है ना, परसों संडे, अगर वो संडे को छोड़ देता है। ऐसे भी रखे थे कि एक इजरायली आदमी के सामने इतने पैलेस्टाइनी लोग, वो है इजराइल में भी जो पैलेस्टीनियन बंदी हैं उनको भी छोड़ना बाकी है। लेकिन क्या वो हमास उन लोगों को छोड़ देगा? सबसे बड़ी बात यह है। और अगर वो छोड़ देता है तो शायद ये पीस जो शांति वार्ता आगे बढ़ सकती है। और नहीं छोड़ता है तो ये वापस 20 तारीख के बाद में फिर से वो युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि 20 तारीख को अमेरिका में राष्ट्रपति बदल जाएगा। अच्छा, अमेरिका में राष्ट्रपति जब बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो जब चुनावी भाषण में जब उन्होंने कहा था कि भाई नाटो को हम एक तो जो सप्लाई मिलिट्री सप्लाई देते थे यूक्रेन को, वो हम बंद करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ प्रजा भी मतलब अमेरिका में चाहती है कि अभी हमारा जो टैक्स का पैसा है वो सिर्फ यूक्रेन के उसमें ना जाए। अब क्या स्थिति बन सकती है? और दूसरा कि पुतिन मतलब रशिया और अमेरिका के बीच ऐसी कोई संधि या फिर कोई पहल करे और अमेरिका उसे सॉल्व करे। देखिए, कोई समस्या जैसे यूरोप के साथ क्या समस्या है कि यूरोप बहुत बूढ़ा हो चुका है। यूरोप अनक्रिएटिव है, यानी यूरोप में कोई इनोवेशन नहीं होते हैं। यूरोप, और बल्कि ये है कि अब अमेरिका अभी तक तो ढो रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही वो अमेरिका के कई राष्ट्रपति पहले भी कह चुके थे। बिल्कुल। वो अमेरिका यूरोप का खर्च क्यों उठाए? जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा का खर्च हम क्यों उठाएं, तो उसने तो बोल दिया 25% टैरिफ डालेंगे। तो वही स्थिति यूरोप में आने वाली है, आ सकती है। मतलब कि नाटो का जो बहुत सारा खर्च है वो अमेरिका उठाता है, तो इसके कारण नाटो के देशों का, जर्मनी का, फ्रांस का, बेल्जियम का, पोलैंड का, इनका बहुत खर्चा बच जाता है। तो वो इसको अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में डालते हैं, मतलब एडल्ट एज पेंशन में, ओल्ड एज पेंशन में, इस तरह की सोशल गतिविधियों में डालते हैं। लेकिन उसका सारा बर्डन अमेरिकन जनता पे पड़ता है। बिल्कुल। तो ये डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा सर, वो खर्च तो मतलब अरबों डॉलर का होता है, अरबों डॉलर का होता है। यही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भाई अपना खर्चा खुद उठाओ, ये सब नहीं चलेगा। मतलब यूरोप के लिए एक चेतावनी, ये बहुत बड़ी चेतावनी है, सेल्फ सस्टेन होना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और वो समस्या क्या है कि यूरोप ने अपनी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका को सौंप दी है। अब क्या है कि अमेरिका सारा खर्च उठा रहा है और यूरोप रशिया से लड़ रहा है। तो ये समस्या इस साल या अगले साल तक पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। कह सकते हैं कि मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप जब आने का अभी तय है, 20 तारीख को शपथ विधि होगी, तो ये यूक्रेन के लिए मतलब ठीक नहीं है ये सब। हाँ, यूक्रेन के लिए क्या, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। मुश्किल क्या है कि आइडियोलॉजी के तहत
मतलब आइडियोलॉजी का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी ने आइडियोलॉजी के तहत जो यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाना चाहा, उसी कारण ये युद्ध शुरू हुआ। बिल्कुल। तो अगर ये समस्या ही खत्म हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है, मतलब उनके समर्थकों का, कि यूक्रेन को आप मदद देना बंद कर दो तो अपने आप सरेंडर कर देगा वो और ये युद्ध रुक जाएगा। एक बात। दूसरा ये है कि यूक्रेन के कई हिस्सा में हम कोई रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी बात नहीं। यूक्रेन के कई हिस्से जो हैं वो पहले रशिया के ही हिस्से थे। बिल्कुल। यूएसएसआर का जब पार्ट था, है ना, वो रशियन स्पीकिंग एरियाज है, उस पर यूक्रेन का कब्जा है। सर आज में मतलब लैंग्वेज कल्चर सब सेम है। हाँ सेम है बिल्कुल। और उन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा रशियन लोगों ने, वहां पर रेफरेंडम भी हुआ है और उन्होंने रशिया में मिलने की बात की है। अच्छा। अब जैसे उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल, है ना, जम्मू कश्मीर में अगर आज रेफरेंडम होता है और वहां के लोग अगर भारत के साथ मिलने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, तो पाकिस्तान कौन होता है फिर? वो समस्या वो है वहां पर। तो यूक्रेन बाइडेन प्रशासन के इन्फ्लुएंस में था और ये युद्ध शुरू हुआ। अब स्थिति ये है कि यूक्रेन की तो बर्बाद हो गया पूरा, बहुत लाखों लोग उसके 100 साल पीछे चला गया। अब अभी भी इसका खर्चा अमेरिका उठा रहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में ये स्थिति बदलेगी ऐसा लगता है मुझे। 20 तारीख आने के बाद क्या क्या बड़े चेंजेस? हाँ, बड़े चेंजेस होंगे, बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं भारत के लिए भी हो गए। लेकिन एक बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली पॉलिटिशियन नहीं है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो बिजनेसमैन है। वो 2011 में राजनीति में आए जी और 2016 में राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, और वो भी इसलिए बने, उन्होंने एक तरह से जो तब के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उन्होंने उनको एक तरह से चुनौती दी थी। तो उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार, अब उसमें डिटेल में नहीं जाते हम, तो वो बड़ा लंबा किस्सा हो जाएगा। बराक ओबामा के कारण उन्होंने डिसाइड किया कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, बन गए 5 साल बाद। फिर दोबारा इन लोगों ने बहुत कोशिश की, बाइडेन प्रशासन ने, कि दोबारा नहीं बन पाए, फिर दोबारा बन गए वो। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन तो है और फाइटर भी है। अब भारत की जहां तक आपने बात की है, तो भारत के साथ में उनके कैसे संबंध रहेंगे, पहले तो बहुत अच्छे रहे हैं। अब इस पर डिपेंड करेगा कि उनके चाइना के साथ कैसे संबंध रहते हैं। अगर चाइना के साथ संबंध बिगड़ते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के ज्यादा नजदीक आएंगे। शपथ विधि में जाने का या नहीं जाने का फैसला कैसे होता है? जैसे प्रधानमंत्री हमेशा बताते हैं कि मेरे खास करीबी नहीं, वो मैं नहीं सोचता कि इस मामले में कोई बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक बात है, ऐसा मैं नहीं मानता। कारण ये है कि ट्रंप के जो इनॉग्रेशन में 20 तारीख को जो उनकी शपथ विधि समारोह है, उसमें जाने के लिए लोगों ने टिकट खरीदे हैं। बिल्कुल। तो वो एक तरह से बिजनेस इवेंट जैसा हो गया है वो। तो उसमें प्रधानमंत्री जाते हैं नहीं जाते हैं, ऐसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे विदेश मंत्री तो जा ही रहे हैं, जयशंकर जी। तो इस बात का कोई असर नहीं होगा मुझे लगता है भारत के और अमेरिका के संबंधों पर। ठीक है। महाकुंभ मेला अभी भी चालू है, करीब 40-45 दिन अभी चलेगा, 45 करोड़। और उसमें जिस प्रकार से 14 जनवरी की अगर बात करें, 3 करोड़ 67 लाख लोगों ने एक ही दिन गंगा में डुबकी। पूरा मैनेजमेंट कैसे देखते हैं आप? और खास करके जैसे अभी तक जॉब्स की वाइफ से लेके काफी सारे सेलिब्रिटीज फॉरेन से वहाँ पे अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। हम सब जानते हैं कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है, इतनी बड़ी जब जनता वहां पर इकट्ठी होती है। पहले से करीब बात करें तो दुगनी पॉपुलेशन। हाँ, उस समय जो अनुमान लगाया गया था, मैं जब गया था 2013 में, तो करीब 18 से 20 करोड़ लोगों का अनुमान लगाया था कि इतने तो लोग उस मेले में आए हैं। अभी इस बार जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि लगभग 45 करोड़ लोग आ सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 50 करोड़ भी बताया, लेकिन हम नहीं जानते, वो तो बाद जिस दिन वहां पर मेला खत्म होगा तभी मालूम पड़ेगा कि कितने लोग वहां पर एक्चुअली आए। जी, लेकिन बहुत बड़ी घटना है ये, और भारत के इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि कई देशों की जितनी पॉपुलेशन है
जी जी। उससे ज्यादा लोग एक शहर में इकट्ठे हो रहे हैं भारत के। वो भी एक टेम्पररी सिटी जो हाँ, 3 दिन टेम्पररी में सिटी है, सिटी बिल्कुल पूरा बन रहा है। बिल्कुल टेम्पररी सिटी है। तो दर्शकों, मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो जिसमें हमने 2025 की कुछ खास घटनाएं और अभी जो जनवरी में जो ऐसी कुछ घटनाएं बन रही हैं या बनी हुई हैं या आगे भी उसका विस्तरण होगा, उसके बारे में चर्चा की। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये शुक्रिया। जानकारी दी उसके लिए। तो दर्शकों, देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। धन्यवाद મિત્રો। આપ યુટ્યુબ ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો. દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revoy.in ઓપન કરશો. ધન્યવાદ.